पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज को जब पता चलता है कि उसका छोटा भाई देहरादून में है तो वो अपनी माँ को लेकर देहरादून जाता है अपने भाई को वापस लाने के लिए। युवराज और उसकी माँ एक बड़ी सी हवेली के बाहर खड़े हुए थे। युवराज के पीछे उसके आदमी भी थे जो उसके आसपास की चीज़ों का जायका ले रहे थे। घर के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवराज को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन युवराज के आदमी आगे बढ़कर उन्हें मुक्के से ही धराशाही कर दिया। उन्होंने युवराज और उसकी माँ के लिए गेट खोल दिया और जैसे ही युवराज और उसकी माँ अंदर गए तो लिविंग रूम में बैठे हुए दंपति उन्हें देखकर अचानक से खड़े हो गए। युवराज की आंखों में आग थी, लेकिन फिर भी वो शांत खड़ा रहा। युवराज की माँ ने अपने सामने खड़े हुए दंपति को एक नज़र नफरत से देखा और कहा, अशोक, सुमित्रा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने हमारे बेटे को हमसे दूर रखा। क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारा बेटा हमें वापस लौटा दीजिए। युवराज की माँ की बात सुनकर सुमित्रा आगे आई और युवराज की माँ के सामने खड़ी होकर बोली, दीदी, अब वो मेरा बेटा है। उसका आप लोगों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं। उसे मैंने पाला है। वो आप लोगों से नफ़रत करता है। सुमित्रा ने कहा तो युवराज की माँ बोली, वो मेरा बेटा है, आखिर वो हमसे नफ़रत क्यों करेगा? तुम दोनों ने उसके दिमाग में ऐसा क्या डाल दिया है जो हमसे वो नफ़रत करता है? वो इतने सालों में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया और इतने सालों में उसे हमारी याद भी नहीं आई। युवराज की माँ की आंखें कहते हुए नम हो गई। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कहाँ है मेरा बेटा? उसे बाहर बुलाओ। मुझे उससे बात करनी है, उसे गले लगाना है। अशोक जी, जो कि युवराज को देखकर डरा हुआ था, उसने हकलाते हुए अपना मुंह खोला। भाभी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया वो स्वराज की जान बचाने के लिए किया। अगर उस वक्त स्वराज आपको मिल चुका होता तो शायद वो अभी तक मर चुका होता, जैसे आपका बड़ा बेटा मर गया। ये कहकर उन्होंने धीरे से युवराज की तरफ देखा। युवराज इस वक्त भी शांत खड़ा हुआ था, लेकिन अशोक जी उसके अंदर के तूफान को महसूस कर रहे थे। अशोक, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मर चुका होता? क्या हम कोई राक्षस है जो हमारे ही बेटे को हम निकल जाएंगे? भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं युवराज की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके साथ आपका ये दूसरा बेटा खड़ा है ना, आप इसे अच्छे से नहीं जानती है। इसका असलियत क्या है? न जाने इसने कितने लोगों का खून पिया है। यहाँ तक इसी ने आपके बड़े बेटे को भी मारा है। मुझे पता है कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संबंध पहले से ही खराब हो चुके हैं, लेकिन आपको मेरी बात का यकीन करना ही होगा। आपका ये बेटा किसी हैवान से कम नहीं है। इसने बहुत से लोगों की जान लिया है। अब तो इसे स्वराज का भी पता चल चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये उसकी भी जान ले ले। युवराज की माँ की आंखें अब ये सुनकर सख्त हो गई थी। वो अपने बेटे के बारे में इतनी घिनौनी बातें सोच भी नहीं सकती थी। वो अपने भाई का कातिल कैसे हो सकता है? वो अपने बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सुन सकती है? उन्होंने थोड़ा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी अपने बेटे के खिलाफ। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर रखने के बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे दूसरे बेटे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। भाभी, मुझे पता है कि आपके लिए ये सब कुछ मानना आसान नहीं है, लेकिन आपको एक बात खलती नहीं कि भैया की मौत अचानक से कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ भी युवराज ने ही करवाया है। युवराज और भैया के बीच पहले से ही रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इन सब में इस लड़के के ही झोल लगता है। पहले तो भैया के अंडर ही सब कुछ था, वहीं फैमिली के हेड थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब पावर इस लड़के के पास आ गया है और अब तो ये पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अपनी बात को अंत तक पहुंचाते हुए अशोक के हाथ पैर कांपने लगे। उसने युवराज को एक नज़र देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी किसी भी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। युवराज की माँ को युवराज के बारे में इतना कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उन्होंने दोबारा से अशोक जी से कहा, देखो अशोक, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तुम्हारे अंदर तो शुरुआत से ही नफरत छुपी हुई थी।
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बेटे को वापस कर दो। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मेरी आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही है। भाभी, आप जो भी कहे, लेकिन मैं स्वराज को आप लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। वो बेटा है हमारा, मैंने बचपन से उसे पाला है। मेरी और सुमित्रा की जान बचती है उसमें। हम दोनों अब उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि हम दोनों का कोई संतान नहीं है, अब वही हमारा एकमात्र सहारा है। दिखा दिया ना अपनी असली औकात। पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने हमारे स्वराज को हमसे इसलिए दूर रखा है क्योंकि आपको एक बच्चा चाहिए था। अगर आपका कोई संतान नहीं तो आप किसी अनाथ आश्रम से ले आते, कम से कम किसी का भला तो हो जाता। हमारे बच्चे को हमसे दूर रखने का क्या ज़रूरत थी? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस वक्त सिर्फ स्वराज को बचाने के लिए ये सब किया था। जब अधिराज की मौत हो चुकी थी तो हमें इस बात का डर था कि कहीं युवराज इसे भी नुकसान ना पहुंचा दे। बस अशोक, खबरदार, जो तुमने युवराज के खिलाफ एक शब्द भी कहा, मैं अपने बेटे के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहूँगी। मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर युवराज अपने भाई को क्यों मारेगा? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? युवराज की माँ की बात सुनने के बाद सुमित्रा ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, भाभी आपको पता नहीं। जैसे ही सुमित्रा ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे युवराज की नज़रें खुद के ऊपर महसूस हुई, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। सुमित्रा बीच में ही बोलते बोलते रुक गई। उसने अपनी आंखों के कोने से युवराज के ऊपर एक नज़र डाली और फिर जल्दी से जाकर अशोक जी के पीछे खड़ी हो गई। अशोक की हालत भी खुद भी इस वक्त खस्ता थी, लेकिन फिर भी उसने बोलने की हिम्मत किया। इस वक्त उसके सामने उसकी भाभी खड़ी हुई थी। वो जानता था कि युवराज अपनी माँ के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे सोच समझकर अपना जुबान खोलना चाहिए था, क्योंकि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। ये ज़रूर बाद में कुछ ना कुछ करेगा जो उसके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। युवराज ने पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ाई, फिर अपनी पैंट के जेब में हाथ डालते हुए कहा, स्वराज के कपड़े जल्दी से जल्दी पे करवा दीजिए, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। सब ने आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा तो वहाँ एक 20-21 साल का लड़का खड़ा था। उसने अपने हाथों में कपड़ों का सूटकेस पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी कठोर था। वो दिखने में बिल्कुल युवराज की तरह दिख रहा था। उसे देखकर युवराज की माँ भावुक हो गई। उसके पास जाते हुए बोली, मेरा बेटा। उन्होंने बिना देरी किए झट से जाकर उसे गले से लगा लिया। स्वराज के हाथ अपनी माँ का एहसास पाकर थोड़े से कांपे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। मिसेज राठौड़ से दूर होकर बोला, दूर हटिए, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके बाद वो सीधा जाकर अपनी चाची सुमित्रा के पास गया और उसे गले लगाते हुए पूछा, माँ आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? मिसेज राठौड़ को अपने ही बेटे को किसी और को माँ बोलते हुए देखकर उनका कलेजा जल उठा। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। युवराज की आंखें ये सब देखकर छोटी हो गई। स्वराज चलो यहाँ से, युवराज ने शक्ति से कहा। स्वराज ने नज़रें घुमाई और युवराज को घूरा। स्वराज ने युवराज को घूरकर देखा और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं नहीं जाऊंगा। स्वराज इस वक्त पूरा युवराज के जैसा ही लग रहा था। उसकी आंखों में प्यार और इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिस तरह की शक्ति युवराज की आंखों में थी, उसी तरह की शक्ति स्वराज की आंखों में थी। युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उसके आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। उन्होंने बंदूक सीधा सुमित्रा और अशोक जी की तरफ पॉइंट कर दी। ये तुम क्या कर रहे हो? अशोक जी ने हकलाते हुए कहा। युवराज ने स्वराज से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर तुम 3 मिनट में हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं अभी के अभी इन दोनों को उड़ा दूंगा। सुमित्रा और अशोक जी ये बातें सुनकर उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। सुमित्रा ने हकलाते हुए युवराज की माँ की तरफ देखा और कहा, दीदी आप देख रही हैं ना, आपका ये बेटा क्या कह रहा है? वो हमें मारना चाहता है, कुछ बोलिए दीदी। युवराज की माँ ने उनकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ मुँह कर लिया। भाभी आप? अशोक बस इतना ही बोल पाया था कि उसे युवराज की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे पास अब 2 मिनट है।
स्वराज ने अपनी दांत पीसते हुए कहा, दिखा दिया ना अपना असली रंग। आप कितने घटिया आदमी हैं, ये मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की पूंछ को सीधी करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है। आप भी उसी तरह हैं। आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। गुंडागर्दी करके आपको मिलता ही क्या है? आप हमेशा से ऐसे थे। अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो आप उसे वो चीज़ अपनी ताकत के दम पर हासिल करते थे। आपको उससे कुछ मतलब नहीं कि आपके बर्ताव से किसी को कितनी चोट पहुंच सकती है। आपके लिए रिश्ता, किसी का प्यार, किसी की नफ़रत कोई मायने नहीं रखता। कुछ मायने रखता है तो आपका गुरूर, आपका घमंड। 40 सेकंड, युवराज ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। युवराज की बात सुनकर स्वराज ने अपनी जबड़े भींच लिए और कहा, तुम 15 सेकेंड, जैसे ही टाइम खत्म होगा इन दोनों को मार दो। युवराज ने कहा। वो अपनी घड़ी को देखने लगा। सुमित्रा और अशोक जी चिल्ला रहे थे। अपनी मौत को इतने नज़दीक से देखकर लगभग वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे थे। सुमित्रा ने फिर स्वराज को देखते हुए कहा, बेटा हमें बचा लो, प्लीज़ बेटा बचा लो। समय खत्म होते ही युवराज के मुँह से निकला, शूट। लेकिन जैसे ही उसके आदमी शूट करने वाले थे, स्वराज ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। स्वराज की बातें सुनते ही युवराज ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और स्वराज से कहा, चलो। स्वराज ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मिसेज राठौड़ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने स्वराज को देखते हुए कहा, चलो बेटा, अपने घर चलो। स्वराज ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अशोक जी सुमित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। चाचा, चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊँगा। ये कहकर स्वराज मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। युवराज ने एक नज़र अपनी चाचा चाची की तरफ किया और अपनी माँ के साथ बाहर आ गया। परी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था जो कि उसे अपने साथ दिल्ली में लेकर जाना था। रात के वक्त जब युवराज घर नहीं आया तो वो सो गई। इधर युवराज राठौड़ मेंशन स्वराज को लेकर आ गया। पूरे रास्ते में स्वराज ने युवराज के साथ थोड़ी भी बात नहीं की। वो युवराज को इस तरह से घूरता रहा जैसे वो किसी अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा हो। जब उसने राठौड़ मेंशन में अपना कदम रखा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसके दिमाग में अपने और अधिराज की यादें दस्तक दे दी। उसका और युवराज का सबसे बड़ा भाई अधिराज राठौड़, जो कि उनके परिवार की रौनक थी। स्वराज अपने घर में सबसे करीब अपने बड़े भाई अधिराज के ही था। युवराज पहले से ही सबसे कम बोलने वाला था। वो फालतू बात किसी से नहीं करता था। उसके माँ बाप दोनों ही बिजनेस करते थे और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं। एक उसकी दादी और उसका एक बड़ा भाई अधिराज ही था जो उसके ऊपर जान छिड़कते थे। उसके भाई के जाने के बाद स्वराज बहुत ज़्यादा टूट चुका था। ना समझ होने की उम्र के कारण वो मरने जा रहा था ताकि वो अपने बड़े भाई के पास जा सके। लेकिन खुशकिस्मती से उसके चाचा ने उसे बचा लिया। उसे एक ऐसा सच बताया जिसके कारण उसे युवराज से नफरत हो गई। वो यही सब सोच रहा था कि उसकी दादी उसके पास आई। उसकी दादी को देखकर उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। उसके दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा। हाँ दादी, सिर्फ आपके लिए। स्वराज ने मुस्कुराकर कहा तो उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने बेटे को खोया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन स्वराज को देखने के बाद अब उनके जीने की इच्छा थोड़ी बहुत जाग चुकी थी। युवराज ने स्वराज के सामने आते हुए कहा, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उन दोनों पति पत्नी के साथ बहुत बुरा करूँगा, समझे। ये कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। युवराज अपने विला पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। परी सो चुकी थी। उसने परी को सोते हुए देखा। वो चेंज करके आया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह परी की नींद खुली तो अपने आप को युवराज की बाहों में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने धीरे से युवराज की गाल पर किस किया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। युवराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और परी के बालों में अपना हाथ उलझाकर उसके चेहरे को खुद के करीब करके उसके होठों पर होठ रख दिया और किस करते हुए कहा, क्या बात है। परी मुस्कुरा दी। युवराज अब उसे इतना समझने लगा था
कि उसके चेहरे को देखकर ही बता सकता था कि वो दुखी है या खुश। उसने इस वक्त को सबसे अच्छा वक्त मानकर युवराज को अपनी बात कह दी। युवराज, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। ये कहकर वो युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगी। जैसा कि उसने इमेजिन किया था, युवराज इस बात को सुनकर शांत ही बना रहा। कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। ये कहकर वो बेड से उठ गया और बाथरूम की ओर चला गया। परी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि युवराज उसकी बात सुनकर नॉर्मल ही बना रहा, लेकिन उसके लिए ये तो अच्छी बात थी। देखते ही देखते ये हफ्ता भी बीत गया। अगले हफ्ते युवराज परी को छोड़ने दिल्ली आया हुआ था। परी हॉस्टल के बाहर खड़ी थी, युवराज के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और वो युवराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ रुक जाओ? परी ने अपनी गर्दन उठाकर युवराज को देखते हुए कहा। नहीं, युवराज ने कहा तो परी उसके सीने पर मुक्का बरसाते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूँगा, युवराज ने कहा। तो परी शांत होकर बोली, प्रॉमिस? युवराज ने अपनी गर्दन हिला दी। परी उससे अलग हुई और हॉस्टल के अंदर चली गई। अगले दिन युवराज राठौड़ मैंशन पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। स्वराज दादी के पैर छू रहा था। वो तैयार था जैसे वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। यहाँ क्या हो रहा है? युवराज ने अंदर आते हुए पूछा। तभी युवराज की माँ किचन से बाहर आई। उनके हाथ में एक दही शक्कर का कटोरा था। उन्होंने एक चम्मच स्वराज को खिलाया और युवराज को देखते हुए बोली, स्वराज दिल्ली जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग लेने। अपनी माँ की बात सुनकर युवराज ने अपनी नज़रें स्वराज के ऊपर जमाते हुए कहा, इसे परमिशन किसने दी? मुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, युवराज की दादी ने कहा। ये कहीं नहीं जाएगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और अभी अमेरिका में भी हमारी कंपनी को सीईओ की ज़रूरत है, इसलिए ये उसको संभालेगा। हमें आपके रद्दी भर के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्वराज ने कहा। युवराज का गुस्सा शांत होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। इससे पहले कि वो कुछ और गुस्से में बोल पाता, उसकी दादी ने जल्दी से उसके पास गई और युवराज से बोली, ये तो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम इसे समझो। अगर वो कुछ करना चाहता है तो इसे करने दो। दादी, ये भाग जाएगा वहाँ से, युवराज ने कहा। तो स्वराज तुरंत बोला, आप शायद भूल रहे हो, मेरे अंदर भी राठौड़ खानदान का खून है। मैं चाहे जो भी हो सकता हूँ, लेकिन एक कायर कभी नहीं हो सकता जो अपने किए वादे से मुकर जाए। इसलिए इतना तो तय है कि मैं भागूंगा नहीं, अगर जाऊंगा तो पूरे हक से। स्वराज ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। युवराज ने उसकी आंखों में आग को देखा और कहा, ठीक है, लेकिन 1 साल, सिर्फ 1 साल का समय है तुम्हारे पास। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ आकर बिजनेस संभालना होगा, युवराज ने कहा। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।